दिल साहूकार है जिसके हाथों मजबूर होकर आदमी हर वाजिब गैर वाजिब काम करता है। सिद्धार्थ भी वही कर रहा था। तमाम खौफनाक हादसों और हॉस्टल में घट रही वारदात के बीच भी सिद्धार्थ मोहिनी को भुला नहीं पाया था और वो सारी हरकतें कर रहा था जिसे हकीमी की किताब में दीवानापन कहा गया है। जितना यकीन उसे इस बात का था कि मोहिनी है, उतना ही भरोसा उसके दोस्तों को इस बात का था कि मोहिनी और कोई नहीं बल्कि वही काया ही है जो सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाई देती है। सिद्धार्थ के पास उनकी बातों को काटने का कोई कारण नहीं था। यही कारण था कि वो इस बात पर उनसे बहस नहीं करता था। और आज के दिन भी जब उसके दोस्त हॉस्टल में बाबा को बुलाकर हॉस्टल हिला चुके थे, सिद्धार्थ इन सब मसलों से दूर आज फिर उसी कब्रिस्तान में मोहिनी की तलाश में पहुंच गया था। शमशान ऐसी जगह जहां झूमती हुई पेड़ों की डालियां लहरा लहरा कर चुड़ैल के बालों का अंदेशा देती थी और किसी भी दिलेर को डरा देने की हद तक खौफनाक थी। सिद्धार्थ डरपोक तो कतई नहीं था, इसीलिए शायद वह इस जगह पर खड़ा था, मगर उसके साथ हो रही घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर ही दिया था। और फिर कुदरती तौर पर भी शमशान का माहौल ऐसा होता है कि अच्छा भला आदमी भी भयभीत हो जाए। कब्र बिज्जुओं की डरावनी आवाज की किंवदंतियां किसी भी तरह की आहट को आत्मा के रोने की आवाज से जोड़ देती हैं। एकटक देखती उल्लुओं की आंखें और शमशान का अबूझ सन्नाटा माहौल को और भी भयावह बना देता है। सिद्धार्थ इन सब बातों को अपनी सोच से दरकिनार करते हुए चला जा ही रहा था कि उसे थोड़ी ही दूर पर एक साया दिखा। सिद्धार्थ ने आंखों के ऊपर हाथों का फन बनाकर देखने की कोशिश की। उसे चैन की सांस आई। वह मोहिनी ही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी ने हाथ में कंकाल के हाथ की हड्डी उठा रखी थी और उसे अजीबोगरीब तरीके से घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ ने उससे थोड़ी दूर रुककर मोबाइल निकाली और चेतन को फोन लगाया। नेटवर्क समस्या के कारण फोन नहीं लगा। उसने अब की रुद्र को फोन लगाया। रुद्र के फोन उठाते ही सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, राजे, फेसबुक वाले शायर को फोन दे जल्दी। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। अभी वो दिखी है। वो कौन? तुम ज्ञान गंगा ना बहाओ, शायर को फोन दो। सिद्धार्थ ने कहा ही था कि रुद्र ने फोन चेतन के हवाले कर दिया। चेतन ने फोन हाथ में लेते ही पूछा, कहाँ है भाई तू? सवेरे से हलचल मची हुई है, तू गायब है, ठीक तो है ना? देख, चिट्ठी बांचने का समय नहीं है, बस एक शेर बता दे जल्दी। सिद्धार्थ ने हड़बड़ी से ही कहा, सिचुएशन बोल। चेतन समझ गया कि वह किसी लड़की के साथ। सिद्धार्थ जब भी किसी लड़की के साथ होता है वह उन्हें प्रभावित करने के लिए शायरी चेतन से ही पूछता। सिचुएशन ये है कि लड़का 12 बजे रात को अकेला घूम रहा है और उसे लड़की दिख जाती है। उसको लड़की को यह नहीं जताना है कि वो यहाँ उसके लिए आया है, बल्कि ये जताना है कि वो यहाँ अक्सर आता रहता है। अब इस पर कोई दिल में छेद कर देने वाली लाइन बता राजे। सिद्धार्थ ने व्यग्रता से कहा, जगह कौन सी है? चेतन ने पूछा। जगह का क्या पट्टा लिखवाएगा? सिद्धार्थ ने जगह की बात टालनी चाहिए। मैं रखूं फोन? चेतन ने गुस्से में कहा। नहीं नहीं, सुन मेरे भाई, शमशान में हूं। सिद्धार्थ ने झेपते हुए कहा। शमशान? साले फिर शमशान में डेटिंग हो रही है तेरी? इसीलिए नहीं बता रहा था। अब मेरी किस्मत में कंपनी गार्डन लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूं? सिद्धार्थ ने मन महसूस कर कहा। अच्छा सुन, वो तो भूतनी है, वैसे ही सब जानती होगी, पर फिर भी भूतनी पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो तो बोल दियो कि इसलिए भी रात को घर से निकल आता हूं मैं। सर्दियों के चांद को एहसास से तन्हाई ना हो। एहसास से व्हाटएवर का मतलब? सिद्धार्थ ने अर्थ जानना चाहा। तू इसकी चिंता मत कर, बाबा ने बताया है कि वो पाकिस्तान से इंपोर्टेड है, वह समझ जाएगी। चेतन ने कहा। थैंक यू मेरी जान। सिद्धार्थ को अब फोन रखने की हड़बड़ी थी। और सुन, बोल, जिंदा आ जियो भाई,
कहते हुए चेतन अभी सिद्धार्थ की ओर से कुछ सुनने का इंतजार कर ही रहा था कि सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। फोन काटते ही सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी उसी हड्डी को लिए आगे बढ़ गई है। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे ही चलता रहा कि अचानक मोहिनी पेड़ों के एक झुरमुट की ओट में ओझल हो गई। सिद्धार्थ के लिए अब कोई भी सुरक्षित दूरी रखना संभव न था। वह उसे ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ाया। झुरमुटों के आगे उसे मोहिनी नजर आई। वह भी कुछ सोच ही पाता तब तक मोहिनी की आवाज सन्नाटा तोड़ गई। उसने बिना पूछे मोड़े ही कहा, जहां खड़े हो वहां से आगे हो जाओ, वहां सांपों की भौंपी है। मोहिनी की आवाज में वो कशिश थी कि एक सिहरन से सिद्धार्थ के जिस्म में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे इस आवाज ने एक ठंडी सुई उसकी नसों में उतार दी हो। दिमाग में दर्जनों सवाल तैरने लगे। क्या यह सच में? नहीं, मगर फिर इसे मेरे आने का पता कैसे चल जाता है? सवाल कई थे मगर यह सवाल पूछे नहीं जा सकते थे। इसीलिए सिद्धार्थ ने माकूल सवाल ही किया, क्या कर रही हो? कुछ ढूंढ रही हूं। मोहिनी ने फिर बर्फ सा सर्द जवाब दिया। ऐसा क्या है जो ऐसी जगह पर मिलता है? सिद्धार्थ इस अचंभे की स्थिति में शेर कहना सुनाना भूल गया था। ऐसा ही कुछ है जो ऐसी जगहों पर मिलता है। मोहिनी ने फिर रहस्यमयी बात की। मुझे बताओ, सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए पूछा। डर जाओगे? मोहिनी मुस्कुराई। डर तो वैसे भी रहा हूं। सिद्धार्थ ने भी सहज हंसी के साथ कहा। किससे? मोहिनी ने यूं भाव बनाई जैसे सिद्धार्थ ने कोई अचंभे की बात कह दी हो। तुमसे? सिद्धार्थ ने बेलगाव लपेट जवाब दिया। मुझसे क्यों? मोहिनी ने पढ़ने वाली नजर उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा। तुम इतनी मिस्टीरियस जो हो, कभी कभी लगता है कि हो भी या नहीं। मिस्टीरियस हूं, कहते हुए उसकी आंखें फिर किसी सवालिया उत्साह से चमक उठी। हरे रंग के वलय से घिरी नीली सपनीली आंखें। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में देखने के बाद सिद्धार्थ क्या ही जवाब दे पाता। सिद्धार्थ उसे भूत बना ताकता ही रहा जब तक मोहिनी ही आगे नहीं आ गई। मोहिनी आगे आई और उसने उसके हाथ पकड़ लिए, उसे अपनी ओर खींचा और उसके बाद सिद्धार्थ बस मोहिनी की शोक आंखें, मतलबी मुस्कुराहट और लर्जा होंठ ही देख पाया। उसने महसूस किया कि मोहिनी के होंठ और चिरागों की लौ में कोई अंतर नहीं था। दोनों में एक जैसे ही कपकपाहट थी। सिद्धार्थ अब भी अशनाइयों के इस साजिश से महरूम था जो मोहिनी के गालों से लगी झूल रही थी। उसके बालों की एक खुली लट, वह लट जो जानबूझकर खुली छोड़ दी जाती है, जो गालों से खेलने का दिखावा भर करती है, दरअसल वह खेलती तो इश्क के दिल से। सांसों की गर्मी सिद्धार्थ अभी महसूस कर ही पाता कि उससे पहले उसने होठों की गर्मी महसूस की। एक शोख मुस्कुराहट के साथ मोहिनी ने अपने लर्जा होठों से सिद्धार्थ के होठों पर दबिश दे दी। सिद्धार्थ को पल भर में यह एहसास भी हुआ कि उसके पीठ पर मोहिनी के दोनों हाथ गड़ गए हैं और उसके नाखून उसकी पीठ में धंसे जा रहे हैं। खुमारी का आलम था। उसके होठों पर किसी का हक काबिज हो गया था। शुरुआती पलों की झिझक अब गायब थी और साजे की इस खुशी में दोनों यह बताने पर आमदा थे कि कौन ज्यादा बेचैन है, कौन ज्यादा बेसब्र। बदहवासी के इस आलम में दोनों यह भी भूल रहे थे कि वह किसी की ठंडी राख पर ही ना बैठे हों। बदहवासी के बाद होश का आना ठीक वैसे ही तय होता है जैसे रात के बाद दिन का आना। बदहवासी का आलम जब बीत चुका तो खुद को सिद्धार्थ से अलग करते हुए मोहिनी ने शौखी से ही पूछा, तो अब भी मिस्टीरियस हो? पहले से ज्यादा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए खरा से जवाब दिया। अभी भी लगता है कि मैं हूं भी या नहीं? मोहिनी ने फिर सवाल किया। नहीं, तुम हो तो सही, मगर तुम ऐसी जगह पर क्यों मिलती हो? तुम भी तो ऐसी जगह पर ही मिलते हो। क्यों मिलते हो? इट्स अ डेडली प्लेस। मोहिनी ने हंसते हुए सिद्धार्थ को उसी की बात में उलझाया। सिद्धार्थ अब मुद्दे की बात भूलकर मोहिनी की
बातों में आ गया था। बिकॉज यू आर वर्थ डाइंग। सिद्धार्थ ने मोहिनी के बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया और फिर तभी कहीं 12 की नजर की आवाज आई। मोहिनी उठ खड़ी हुई। उसने उठते हुए ही फिर उसी रहस्यमयी भाव से कहा, यू आर टू यंग टू डाई। और फिर वही रूह को बेध देने वाली पुरस्कार मुस्कुराहट। सिद्धार्थ उसके उठने से समझ गया था कि उसके जाने का वक्त हो गया है। उसने गौर किया था कि इस घड़ी के साथ ही मोहिनी के जाने की बेचैनी शुरू हो जाती है। वो जानता था कि जाना भी जरूरी है, फिर भी उसने पूछा, जा रही हो? हाँ, मोहिनी ने जल्दीबाजी में कहा। फिर कब मिलेंगे? अब तो जल्दी मिलना होगा, अब वक्त ही कहाँ बचा है। मुस्कुराते हुए मोहिनी ने कहा, आई एम मिसिंग यू लाइक हेल। सिद्धार्थ ने कहा। जवाब में मोहिनी मुस्कुरा दी और कुछ कहा। उसकी रूहानी आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजती रही, मिस मी अंटिल आई कम टू यू। मोहिनी चली गई। उसकी बातें सिद्धार्थ के दिमाग में देर तक घूमती रही। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने तक भी सिद्धार्थ पर खुमारी तारी थी। वह हंसता, खिलखिलाता, खुद से ही बतियाता, खुद में ही शर्माता हॉस्टल की ओर रवाना हो गया। सिद्धार्थ जब हॉस्टल पहुंचा तो रात के 1:30 बज चुके थे। हॉस्टल में भयावह सन्नाटा काबिज था, मगर वह जानता था कि उसका कमरा रोशन ही होगा, क्योंकि उसने चेतन और रुद्र दोनों से बात की ही थी और उसे उम्मीद थी कि उसके आने तक दोनों इंतजार ही करेंगे। उसका अंदाजा सही था। जब वह कमरे में पहुंचा तो रुद्र भी उसके कमरे में मौजूद था। उसने दरवाजा खोला और किसी शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखते ही चेतन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, भाई आज फिर वन पीस में लौट आया है, मगर ये गिरते मरते क्यों आ रहा है? रुद्र ने उसकी चाल देखकर कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बात की अनदेखी करते हुए चेतन से ही सवाल कर दिया, राजीव, वो कौन सी शराब है जो जन्नत में मिलती है? क्या हुआ? चेतन ने सवाल के बदले सवाल किया। बताना, वो कौन सी शराब है जो जन्नत में मिलती है? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। मशरूब उल जंजीबिल। चेतन ने सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखते हुए कहा, हाँ वही, जिंजीर वाली, वही पी के आ रहा हूं। आह क्या खुमार है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। कहते हुए सिद्धार्थ बिस्तर पर पीठ के बल लुढ़क गया। अकेले पी लिया ना साले, दोस्तों का ख्याल तक नहीं आया। दोस्त तो मिल बांट के पीते हैं। रुद्र ने उलाहना दी। चुप कर माधुरी, उससे मिलने के बाद तो अब इस जुबान से गाली नहीं निकलेगी, इसीलिए गाली सुनने वाला काम मत करो। बस ये समझ लो कि हर चीज नहीं बांटी जा सकती, सिद्धार्थ ने कहा और फिर कहता ही गया, आज ना आई किस्ड हर, ओ माई माई। साला लग रहा है कि हवा में हूं, साला लग रहा है कि हवा में हूं यार। सी ऑल्सो इज सो डैम गुड। तूने भूतनी को किस किया? हैरत जता चेहरा लिए रुद्र फिर बीच में कूदा। अबे हरामी साले, लड़की है वो, आज प्रूव हो गया। इट वॉज अमेजिंग। कितनी देर? ये चेतन के काम का विषय था, कह नहीं सकता भाई। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ओ भाई, टाइम कौन साला गिन रहा था? सिद्धार्थ ने अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा, इम्पॉसिबल। इंसान 30 सेकंड से ज्यादा किस कर ही नहीं सकता, चौक कर जाएगा। रुद्र ने बिना प्रैक्टिकल वाली थ्योरी बताई। और ये दिव्य ज्ञान तुझे कहां से मिला? तेरे तो सपने में भी लड़की नहीं आती, चेतन ने छेड़ते हुए कहा। जनरल नॉलेज है भाई, पढ़ता लिखता हूं, रुद्र ने कहा। तुझे कितनी बार कहा है कि ट्रेन बस में मूंगफली खा लिया कर, मगर 10 की 3 वाली जनरल नॉलेज किताबें मत पढ़ा कर, चेतन ने जबड़े भिजते हुए कहा। मत मानो, लेकिन देखना, अभी साबित कर दूंगा कि ईस्ट बंगाल झूठ बोल रहा है, रुद्र ने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। कैसे? चेतन ने बात बढ़ाई। इससे पूछ कि इसने लड़की को किस किया या लड़की ने इसे किस किया। रुद्र ने बुलंद आवाज में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है?
चेतन ने अचरज से रुद्र को देखा। पढ़ता है, पहले पूछ इससे। रुद्र वही बात दोहराई। लड़की ने क्या? और अब हम सोने जा रहे हैं, बहुत हैंगओवर है, इसीलिए चुपचाप निकल जाओ। कोई और बकवास की तो सिगार पिला देंगे। कहकर सिद्धार्थ चेहरे पर चादर तान कर सो गया। बस यही मैं बताना चाह रहा था, अपने तक रखियो। हो ना, इसका खून पीने आई थी। इस घी के बेटे को लग रहा है कि चूम के गई है, और ये खुमार वमार कुछ नहीं है, कमजोरी है। आधा लीटर खून पी गई है, कोक समझ के बहन तुम्हारी। रुद्र ने चेतन को सुनाते हुए सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने उठकर मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। चेतन ने बहरहाल कहा, बस कर यार, जाने दे। हम बस कर देते हैं और जाने भी देते हैं, लेकिन वो तो रेल करेगी और जाने भी नहीं देगी, देखना। रुद्र ने तर्जनी दिखाते हुए कहा। हाय, बार बार उसका चेहरा सामने आ जा रहा है, नींद भी नहीं आ रही यार। सिद्धार्थ ने खुद में ही हंसते हुए और करवट बदलकर छत देखते हुए कहा। देखा, एक बार काटी है और असर शुरू हो गया है। कह रहा है नींद नहीं आ रही। अब इसको बेड पर नींद नहीं आएगी, अब ये ड्रैकुला जैसे ट्रंक के भीतर सोएगा। रुद्र ने फुसफुसाकर ही कहा था, मगर सिद्धार्थ ने अब की उसकी बात सुन ली थी और उठकर बैठते हुए कहा, तू भागेगा कि उठा के बाहर फेंक दो? उठाना और बाहर फेंकना दो अलग अलग काम है राजे, तुमसे एक नहीं होगा। आधा लीटर कोका कोला तो तुम्हारा पी गई है, प्रेत सुंदरी। रुद्र ने फिर उस किस की बात की जिसके बारे में सिद्धार्थ बात नहीं करना चाह रहा था। तुम मानेगा नहीं, कहकर सिद्धार्थ उठने ही वाला था कि चेतन ने उसे कंधे से पकड़कर बैठाते हुए कहा, वो कहीं नहीं जाएगा सिद्धार्थ, वो आज यहीं सोएगा। क्यों? सिद्धार्थ ने तैश में पूछा। आज के दिन तू हॉस्टल में रहता तो ये सवाल नहीं कर। चेतन ने कहा, क्या हुआ? अरे मैं सच में भूल गया था, वो फातिमा की शुद्धि वाला बाबा आया था ना? सिद्धार्थ ने उठकर बैठते हुए पूछा। आया ही नहीं था, बवाल काट कर गया है। भूतनी को गुलाम बनाने आया था और बाबा का हेलीकॉप्टर बना दिया। वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, नैना जोगिन है, रुद्र ने बताया। नैना जोगिन? अब ये क्या बला है? सिद्धार्थ ने नाम दोहराते हुए पूछा। जो भी है, बहुत बड़ी मुसीबत है। रुद्र का कमरा रवि के बगल में ही है, इसीलिए आज यहीं सोएगा। चेतन ने कहा, तू सुलाओगे इसी को? हम चले जाते हैं इसके रूम में। कहकर सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठने लगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, चेतन ने लगभग आदेश देते हुए कहा। जाने दे उसको, वैसे भी उसी को तो दिखती है, फुल बेड चाहिए, लेके सो जाएगा नैना जोगिन को। रुद्र ने फिर चुहल की। साले, कहते हुए सिद्धार्थ अपने बेड से कूदकर सीधे रुद्र के बेड पर पहुंच गया। उसे बिस्तर पर पटक कर उसका हाथ पीछे की ओर मोड़ दिया। रुद्र दर्द से रहा उठा। अब बोल, फिर से बोल। सिद्धार्थ ने रुद्र के चेहरे पर झुककर गुस्से में हंसी मिलाते हुए पूछा। मेरे और करीब आओ, तुम्हारे होठों की कलम को मेरे होठों की दावत चाहिए, मुझ में समा जाओ। कहते हुए रुद्र ने दर्द की अतिरेकता में भी ठिठोली की। मराओ साले। हार कर सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसकी बात छोड़ दी और फिर उठकर अपने बिस्तर पर चला गया। यार, मुझे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, मैं अकेला ही सोना चाहता हूँ। कहते हुए रुद्र ने चादर ओढ़ी और अपने पास की लगी बत्ती बुझा दी। 2 मिनट बाद ही उसके खर्राटों ने यह बता दिया, यह रात रत जगह में ही गुजरेगी। यह रात जो आधी बीत चुकी थी और आधी बाकी थी, यह रात जिसमें हॉस्टल के पीछे की खाली मैदान के झिंगुर झाएं झाएं के शोर से आसमान सिर पर उठा देते थे, आज की रात आश्चर्यजनक रूप से शांत, ऐसे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी देख ली हो। रुद्र के खर्राटों को छोड़ दें तो एक डरा देने वाली स्तब्धता छाई हुई थी। सिद्धार्थ और चेतन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। चेतन की नींद खर्राटों की वजह से और सिद्धार्थ की नींद खुमार के कारण गायब थी। चेतन ने फिर भी सोने की कोशिश की और वह सो भी जाता। अचानक सिद्धार्थ ने उसे झकझोरते हुए एक अजीब बात कही। अब इतनी रात में कुत्ता कहाँ भौंकने लग गया यार? कुत्ता नहीं है, रुद्र बीच बीच में
कुत्ते की तरह खर्राटे ले रहा है। चेतन ने उनिंदे ही कहा, नहीं भाई, कुत्ता ही है। कहकर सिद्धार्थ ने उठकर खिड़की की छेद से बाहर देखा तो उसके सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि वही कुत्ता नीचे खड़ा एक टक खिड़की को देखकर भौंके जा रहा है। सिद्धार्थ की जबान तालू से चिपक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है और जिसे वह नजरअंदाज किया जा रहा है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। उसने फौरन बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने लगा। उसे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। उसने पहले कभी ऐसी बातों का विश्वास भी नहीं किया था। उसने निश्चय किया कि वह आंख नहीं खोलेगा और यूं ही सवेरा कर देगा। मगर मनुष्य का निश्चय कठपुतलियों के गिरह की तरह होता है, जिसे लगता तो है कि वह उसके नियंत्रण में है, मगर उस गिरह से लगे धागे किसी और के हाथ में होते हैं। मनुष्य कठपुतली ही तो है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगती होंगी, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।